ये सफर समय का कभी रुकता नहीं। चलते रहना मंजिल की ओर हरदम। अगर थम गए कदम मिलती नहीं मंजिल कभी। सदियों पहले जब हमारी धरती की सृष्टि हुई, तब यहां न पेड़ थे, न जलचर, न जानवर थे, न इंसान। अगर कुछ था तो वो बस समय की रफ्तार। समय बीतता गया, धीरे धीरे इस भूमि पर जीवांकुर हुआ। तरह तरह के जलचर अपना अस्तित्व जमाने लगे। हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। धरती का सफर आरंभ हो चुका था। समय चलता रहा। सदियों बाद मानव की सृष्टि हुई। जंगलों में भटकता आदि मानव पेट की आग बुझाने और सृष्टि के नियमों को समझने पर्यटन करने लगा। नागरिकता की ओर बढ़ने लगा। ऐसे नागरिकताओं के भरे संस्कृतियों के रंगों में डूबा भारत अपने ही एक अनोखे अंदाज में सदियों से निखरता आया है। भारत को हम समझे भी तो किस तरह, देखें भी तो किस दृष्टिकोण से। जिस दृष्टिकोण से भी देखा जाए, इसका एक अपना इतिहास है, एहसास है। पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या वैज्ञानिक, किसी भी राह में अगर हम सफर करें, अनेक विस्मय और अभूतपूर्व अनुभूतियों का एहसास होता है। इसको महसूस करने और भारत की कुछ छवियां पाने के लिए हम चलते हैं समय के साथ-साथ एक ऐसे सफर पर जो भारत का एक सुहाना सफर है। जब मानव ने कृषि करना सीख लिया, उसने नदी के तटों पर बसेरा करना आरंभ किया। परिणाम यह हुआ, भारत में पहली नागरिकता का आरंभ हुआ। वो था सिंधु नागरिकता। साथ-साथ दुनिया के चंद भागों में, जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चीन में भी विभिन्न उपलब्धियों के आधार पर नागरिकताओं का आरंभ हुआ। समय चलता रहा। मानव ये सोचने लगा कि धरती के दूसरी ओर क्या है। चल पड़ा अनदेखी, अनसुनी स्थलों की खोज में। उसे क्या पता था कि उसका यह निर्णय मानव जाति को कहां से कहां पहुंचाएगा। समय बीतता गया। भारत के उत्तरीय भाग में बसे द्रविड़ जनांग का व्यापारी संबंध मेसोपोटामिया के नागरिकों के साथ स्थापित हुआ। भारत में आर्य जनांग का पदार्पण हुआ। भारत खंड की भूमि उन्हें स्वर्ग लगने लगी और यहां की मिट्टी सोना। और सोचना क्या था, उनके अधिकार यहां के मूल द्रविड़ जनांग पर स्थापित हुए। इस भूमि के इतिहास का एक नया पन्ना खुला। सृष्टि का हर रंग इस धरती पर उभरने लगा। सदियों से हमारे देश की विशेषता यही रही है कि यहां की हर एक चीज अनोखी है। यहां नैसर्गिक संपत्ति, सांस्कृतिक अनुभूति, वैज्ञानिक प्रगति, सब कुछ दुनिया के हर कोने से अनेकों को अयस्कांत की भांति आकर्षित किया है। सिंधु नदी की नागरिकों का सिंध प्रांत, फारसियों का हिंदुस्तान, ग्रीकों का इंडस,
या इंडिया, और भरत मुनि के इस भारत में ईसा मसीह से पहले वेदों को इकट्ठा किया गया। इसके उपरांत हिंदू धर्म का स्थापन हुआ। लोगों के विचार बदलने लगे। अलग-अलग कारणों से मानव समूह पर्यटन करने लगा। किसी को राज्य विस्तरण की आकांक्षा, तो किसी को व्यापार की, किसी को धर्मों को समझने की इच्छा, तो किसी को वैज्ञानिक विस्मयों के प्रति कुतूहल। अगर पर्यटन का मनोभाव जागृत ना होता तो आज भी शायद जंगलों में ही रहता। प्राचीन काल में जो भी पर्यटन हुआ करते थे, सामान्य रूप से नदियों के तटों पर ही संपन्न होते थे। नदियों का बहाव उनके लिए मार्गसूची हुआ करता था। शायद यही कारण है कि हमारे देश में जितने भी पुरातन शहर हैं, वे सब एक ना एक नदी के किनारे ही स्थापित हैं। जैसे गंगा के किनारे वाराणसी, ब्रह्मपुत्र के किनारे असम, नदियों से आवृत पंजाब, कावेरी के तट पर मैसूर, यमुना के तट पर आगरा, नर्मदा के किनारे जबलपुर, हुगली के किनारे कलकत्ता, महानदी के आसपास कटक और पुरी। पर्यटनों के उदाहरण केवल इतिहास में ही नहीं, पुराणों में, रामायण महाभारत में भी मिलते हैं। पुराण कथाओं में तो देवी देवताओं की पर्यटन के लिए एक ना एक वाहन थे ही। जैसे विष्णु के लिए गरुड़, भगवान गणेश के लिए मूषक, सूर्य देव के लिए रथ। लेकिन रामायण में राम ने जिस तरह अयोध्या से श्रीलंका तक जंगलों में प्रयाण किया, ये हमारी कल्पना से बाहर है। महाभारत में भी हस्तिनापुर से द्वारका तक अनेक प्रयाणों के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार के दीर्घ प्रयाणों में एक बात यह भी है कि राह में जिनसे भी मुलाकातें हुई, उन्हें उनका सत्कार प्राप्त होता था। यही मनोभाव आज हमारी संस्कृति का एक मुख्य अंश बना हुआ है। ईसा मसीह से पहले हिंदू धर्म के प्रचार के लिए अनेकों ने पर्यटन किया। जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भारत के चारों ओर पर्यटन किया। चौथी शताब्दी एक महत्वपूर्ण काल था जब सिकंदर ने भारत में कदम रखा और अपनी संस्कृति को फैलाने की कोशिश की। ग्रीकों की जुबानी सिंधु नदी इंडस बन गई और भारत इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। भारत विदेशियों का आकर्षण बन गया। जो भी विदेशी भविष्य में यहां आया, यहां की संस्कृति, भारतीयों का स्नेहपूर्ण बर्ताव और ये धरती के एहसानों तले दब गया। इतने में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम काल में जैन धर्म को स्वीकार कर कर्नाटक के श्रावणबेलगोल में समय बिताया। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात हिंसा मनोभाव को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकारा, तब उसने अहिंसा के तत्वों पर स्थिर इस धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों ओर पर्यटन किया।
पर्यटन को आसान बनाने के लिए कठिन राहों में पहाड़ों की चोटियों पर अनेक बौद्ध मठ और धर्मशालाओं का स्थापन किया। अपने साम्राज्य के कई जगहों पर स्तंभ, शासन और स्तूपाओं के साथ कई गुफाओं को भी बनवाया। समय के साथ-साथ पर्यटन का महत्व भी तेजी से बढ़ने लगा। ईसा मसीह के बाद हिंदू धर्म पूरे भारत को एक डोर से बांधने में सफल हो रहा था। लगभग 10,000 यहूदी शरणार्थी केरल में आ बसे। इसी काल में चीन का एक सैलानी फाहीन गंगा के साथ-साथ पर्यटन करते हुए उत्तरीय भारत में आ पहुंचा और यहां के हर विषय पर लिखता चला गया। ये वो दौर था जब यात्रियों के लिए नए-नए धर्मशाला बनाए गए और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर जी रहे थे। फाहीन के उल्लेख से यह पता चलता है कि उसे किसी बात का डर नहीं था सिवाय जंगली जानवरों के। वेद काल से चले आ रहे अतिथि सत्कार का मनोभाव गुप्त साम्राज्य के काल में समाज का आधार बन गया था। दिल्ली के कुतुब मीनार के आवरण में स्थित गुप्त साम्राज्य के इस लोह स्तंभ की लिखावट से यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का काल एक सुनहरा काल था। सैलानी मार्को पोलो के प्रकार भारत में संत थॉमस द्वारा क्राइस्ट धर्म का प्रचार शुरू हुआ और उन्होंने तमिलनाडु के मैलापुर में भारत का पहला चर्च बनवाया। तब तक संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा बन गई थी। साहित्य का विकास होने लगा। महाकवि कालिदास का मेघदूत और शकुंतला उत्तम कृतियां साबित हुईं। पश्चिम और अरब के हमलों के पश्चात 7वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। पैगंबर मोहम्मद के पर्यटन द्वारा प्राप्त ज्ञान के कारण इस्लाम धर्म का उगम हुआ। इसी दौर में चीन के सैलानी ह्यून संग ने उज्जैन के राजा हर्षवर्धन के दरबार में आ पहुंचे और यहां से बौद्ध धर्म को चीन ले गए। यहां दक्षिण के ज्ञानी पुरुष शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एक नई दिशा दिखाने भारत की चारों दिशाओं में पर्यटन किया। उनके अद्वैत सिद्धांत लोगों से स्वीकृत होने लगे। उन्होंने कर्नाटक के श्रृंगेरी, गुजरात के द्वारका, उड़ीसा के पुरी और उत्तर प्रदेश में अद्वैत मतों का स्थापन किया। जब ये धर्म की धारा बह रही थी, गजनी और गौरी जैसे विदेशी लुटेरों के हमलों को राजपूतों ने रोक दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने तेहरान के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। लगभग 13वीं शताब्दी में चली इनकी हुकूमत ने अनेक वीर जैसे राजा गोविंदचंद, जयचंद, राजा भोज जिसने भोपाल शहर की स्थापना की, राजा ढांगा जिसने
खजुराहो के मंदिर को बनवाया। राठौड़ राव चौथा, जिसने जोधपुर का स्थापन किया। राजा बीकाजी, जिसने बीकानेर स्थापित किया, और कई अनगिनत वीरों को इनके साम्राज्य ने प्रदान किया। आज भी भारत माता के ये वीर पुत्र हमारे बीच इन अति सुंदर इमारतों के रूप में जिंदा हैं। चित्तौड़ का विजय स्तंभ, रणथंबोर मांडू के दुर्ग, जयपुर का हवा महल, जोधपुर का उमेद भवन, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का महादेव मंदिर, ये सब राजपूतों की वीरता और कलात्मकता का उदाहरण है। इन्हीं के दौर में जब इस्लाम भारत में फैलने लगा तो सैद्धांतिक क्रांति की हवा चलने लगी। दक्षिण के रामानुजाचार्य, जिसने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, बसवेश्वर, जिसने वर्ण पद्धति को नकारा, माधवाचार्य, जिसने द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उत्तर के कबीर, जिसने मानव धर्म का प्रचार किया। इसी तरह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जैसे महाव्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रगतिशील सिद्धांतों का प्रचार हुआ। सूफी पंथ के कई संतों ने लोगों को अज्ञान के अंधकारों से निकाला। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और गुलबर्गा के बंदा नवाज उल्लेखनीय हैं। इसी पंथ के अमीर खुसरो ने खड़ी बोली कविता, तराने, तबला, सितार और ज़ैलुफ साजगिरी रागों को अस्तित्व में लाया। इसी दौरान कई सल्तनतों की हुकूमत दिल्ली से चली, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की गुलामी सल्तनत, जो हमारे लिए कुतुब मीनार जैसे अद्भुत इमारतों को छोड़ गई। खिलजी सल्तनत की हुकूमत के पश्चात तुगलक साम्राज्य का अपना एक इतिहास बन गया। इसी समानांतर काल में तीन मुख्य सैलानी रहे। अरब से इब्न बतूता, चीन से ह्यून संग और इटली से मार्को पोलो। निकोलो कॉन्टी और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कदम रखा। उसने भारत के वैभव के बारे में अपने ग्रंथों में उल्लेख किया। इटली के साथ व्यापारी संबंध जुड़ गए, जो लाभदायक साबित हुए। इस तरह का व्यापार पहले से ही भारत और यूरोप के बीच अरबों के मुखांतर चल रहा था। इन अरबों के वंशज नवायत आज भी कर्नाटक में बसे हुए हैं। अरब के सैलानी इब्ने बतूता के प्रकार तब तक अफगान से लेकर चीन तक हिमालय से गुजरता हुआ ये मार्ग सिल्क रूट से
मशहूर हो गया था। इब्न बतूता ने भारत की नैसर्गिक संपत्ति और संस्कृति का भी परिचय करवाया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर ढके सोने चांदी को लूट ले गया। निकोलो कॉन्टी ने जब विजयनगर साम्राज्य का विश्लेषण किया तो विदेशियों की नजर तेज हो गई। उसी समय अरबों ने यूरोप से भारत के भूमार्ग को बंद किया। यूरोप को एक नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता थी। पोप ने इस धरती को इब्भाग किया। कोलंबस चल पड़ा पश्चिम की ओर। वास्को डी गामा पूरब की ओर। कारण सिर्फ एक था, भारत की खोज। सन 1498 में वास्को डी गामा ने एक नए समुद्री मार्ग से ज़ैमोरिन के कैलिकट में आ पहुंचा। वेदकाल से लेकर भारत में वास्को डी गामा के आगमन तक ये निरंतर पर्यटन इतिहास को मोड़ते हुए भारत के सफर में शामिल हो गया।